हेलो, मैं हूं विनय कुमार गुप्ता। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पॉइंट टू बी नोटेड में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो का अगला नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं और वीडियो को पूरा एंड तक देखें। आज का हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी साइंस कक्षा 8 का जो 13वां अध्याय है उस पर आज हम चर्चा करेंगे। इसके पहले 12 अध्याय हो चुके थे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो 13वां अध्याय है ध्वनि साउंड। तो इस चैप्टर में हम साउंड के बारे में अध्ययन करेंगे कि कई ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनसे अलग अलग प्रकार की ध्वनियाँ सुनाई देती हैं और हम लोगों को उनकी ध्वनि के जैसा वो बोलते हैं उनकी आवाज़ से, उनकी आवाज़ की जो ध्वनि होती है उसी से हम उनको पहचान जाते हैं। तो इस चैप्टर में हम अलग अलग ध्वनियों के बारे में पढ़ेंगे, उनका प्रबलता क्या होता है, तारत्व क्या होता है, आवृत्ति क्या होती है, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। अपने विद्यालय में आपको कैसे ज्ञात होता है कि क्लास समाप्त हो गया है? दरवाजे की घंटी की ध्वनि अथवा खटखटाने का आवाज़ सुनकर आपको तुरंत पता चल जाता है कि आपके दरवाजे पर कोई आया है। प्रायः पश्चात सुनकर ही आप जान लेते हैं कि कोई आपकी ओर आ रहा है। आपने लुका छिपी का खेल खेला होगा। इस खेल में एक खिलाड़ी की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और उसे अन्य खिलाड़ियों को पकड़ना होता है। आंखों पर पट्टी बंधे होने पर भी उस खिलाड़ी को कैसे पता चल जाता है कि उसके सबसे समीप कोई खिलाड़ी है? तो ये सब ध्वनि से ही संभव है। ध्वनि को सुनकर हम पता लगा सकते हैं, हम अनुमान लगा सकते हैं। ध्वनि का हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान है। एक दूसरे से संपर्क करने में यह हमारी सहायता करती है। अपने चारों ओर हमें विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ सुनाई पड़ती हैं। अपने विद्यालय के संगीत कक्ष में आप बार बांसुरी, तबला, हारमोनियम आदि वाद्य यंत्रों की ध्वनियाँ सुनते हैं। तो ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस प्रकार पहुँचती है, ध्वनि को हम कैसे सुन पाते हैं, कुछ ध्वनियाँ दूसरों की अपेक्षा प्रबल क्यों होती है, इस अध्याय में इन सभी प्रश्नों का हम उत्तर जानेंगे। तो ये सभी वाद्य यंत्र हैं, तबला, सितार, बांसुरी, हारमोनियम। तो इनसे अलग अलग प्रकार की ध्वनियाँ निकलती हैं जो कर्णप्रिय होती हैं, मतलब सुनने पर सुखद एहसास होता है। ध्वनि कंपित वस्तुओं द्वारा उत्पन्न होती है। तो ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? कंपित वस्तुओं द्वारा उत्पन्न होती है। विद्यालय की घंटी को जब बज ना रही हो तो छू कर देखिए, आप कैसा अनुभव करते हैं। जब वह ध्वनि उत्पन्न कर रही हो तो इसे पुनः छू कर देखिए, क्या आप इसे कंपित होता हुआ अनुभव कर सकते हैं? बिल्कुल। तो जब भी कोई वस्तु ध्वनि उत्पन्न करती है तो उसमें उस वस्तु में कंपन उत्पन्न होता है, वही कंपन ही जो है उसमें ध्वनि उत्पन्न करती है। जैसे यहाँ पर फिगर में दिखाया गया है, एक उल्टी कढ़ाई पर चोट मारता हुआ लड़का दिखाया गया है। तो ऐसे ही अगर आप घर पे करेंगे, किसी कढ़ाई को उल्टा लटका कर ऐसे रख दीजिए, उसके बाद आप डंडे से या रॉड से इस पर प्रहार करिए, तब आप देखेंगे कि इससे ध्वनि उत्पन्न करती है। और उसे आप जब टच करेंगे तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि वो कढ़ाई जो है वो कंपन कर रहा है। तो इस वजह से यही कंपन का कारण होता है कि वो ध्वनि उत्पन्न करता है। जब किसी वस्तु में कंपन होता है तो उसी से ध्वनि उत्पन्न होती है। ऐसे इस दूसरे क्रियाकलाप में बताया गया है, तरफ एक लिया गया है, उसको चारों तरफ से बांध दिया गया है और बीच में दो पेंसिल लगाया गया है। उसके आप
उसके बाद इसको ऊपर की तरफ खींचकर छोड़िए, तो आप देखते हैं कि ये कंपन करने लगता है, अपने माध्य गति से ऊपर नीचे कंपन करने लगता है। जैसे ये मान लीजिए कि ये है रबड़, तो इसको आप ऊपर की तरह खींचते हैं तो ये ऊपर जाता है, ऊपर जाता है, फिर वो नीचे आता है। तो ये तो इसकी माध्य गति है, माध्य स्थिति है, और इस माध्य स्थिति के ऊपर जाता है फिर नीचे आता है जब उसको हम ऊपर करके छोड़ देते हैं, ऊपर खींचकर छोड़ देते हैं। तो जब ये कंपन करता है तो एक प्रकार की ध्वनि इससे निकलती है। जब तक ये कंपन नहीं करता है, स्थिर अवस्था में रहता है, तब से इससे कोई ध्वनि नहीं निकलती है। जैसे ही कंपन करना शुरू करता है उससे ध्वनि निकलना शुरू हो जाता है। कक्षा 7 में आप अध्ययन कर चुके हैं कि किसी वस्तु की अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर या आगे पीछे होने वाली गति को क्या कहते हैं? कंपन कहते हैं। यही कंपन है जो अभी ऊपर हमने बताया। जब कसकर तानित एक रबड़ के छल्ले को कर्षित मतलब खींचा जाता है या बीच से खींचकर छोड़ते हैं तो यह कंपन करता है और ध्वनि उत्पन्न करता है। जब यह कंपन करना बंद कर देता है तो ध्वनि बंद हो जाती है। तो जब तक हमारी ध्वनि जो है निकलती है, उत्पन्न होती है, जैसे ही कंपन करना बंद हो जाता है ध्वनि भी उत्पन्न होना बंद हो जाती है। एक थाली लिया गया, इसमें थाली में जल भरा गया है और एक चम्मच लिया गया है। तो जब भी आप थाली के किनारों पर चम्मच से आप मारते हैं, उस पर टकराते हैं चम्मच को, तो क्या होता है कि जल में कुछ तरंगे उठने लगती हैं, मतलब जल में भी कंपन होता है और उससे ध्वनि उत्पन्न होती है। ऐसे ऐसे कुछ तरंगे बनने लगती हैं जब आप यहाँ पे चोट मारते हैं चम्मच से। कंपित थाली जल में तरंगे उत्पन्न करती हैं। तो पहले तो थाली पे मारते हैं चम्मच से, तो थाली क्या करती है? कंपन करने लगती है। थाली के कंपन होने से जल में भी कंपन होता है, जिससे उनमें तरंगे उत्पन्न हो जाती हैं जल में। तो ये क्रियाकलाप इसमें दिखाया गया था। इस प्रकार हमने देखा कि कंपायमान वस्तु ध्वनि उत्पन्न करती हैं। कुछ स्थितियों में ये कंपन हमें आसानी से दिखाई दे जाते हैं, लेकिन अधिकांश स्थितियों में उनका आयाम इतना कम होता है कि हम उन्हें देख नहीं पाते हैं। तो आयाम अगर ज़्यादा होगा तो कंपन तेजी से होगा और ध्वनि ज़्यादा उत्पन्न होगा। हम इन कंपनों का अनुभव कर सकते हैं। यहाँ पर एक यंत्र बनाया गया है, आप देख रहे हैं जैसे सारंगी होता है उसी टाइप का यंत्र बनाया गया है। एक तारा इसको कहते हैं। तो इसमें एक छोटी सी तार गई है और इसको बनाया गया है। जब इस पर रगड़ते हैं तब ये इससे उच्च तारत की ध्वनि उत्पन्न होती है। ये कुछ वाद्य यंत्र हैं जैसे वीणा। तो इसमें ध्वनि उत्पन्न करने वाला कंपनमान भाग कौन सा है? वह है तनित डोर या तार होता है। जब उसमें कंपन होता है तब ध्वनि उत्पन्न होती है। जैसे तबला है, तबला पे दोनों तरफ क्या होता है? झिल्ली लगी होती है। जब वो बहुत तानित होता है, मतलब बहुत टाइट होता है, जब उसको हम उस पर चोट मारते हैं तो ध्वनि उत्पन्न होती है तबले में। तो इसी प्रकार बहुत सारे वाद्य यंत्र हैं जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है कंपन से। समोता आपने मजीरा मजीरा दो हाथों में लेकर एक दूसरे को टकराते हैं, वो मंजीरा होता है। तो उसमें भी कंपन होता है। घटम घड़े जैसा होता है, चिकना, उस पर प्रहार करके हाथों से ध्वनि उत्पन्न कराते हैं। नूट मिट्टी के बर्तन तथा करताल देखे होंगे। ये वाद्य यंत्र सामान्यतः हमारे देश के अनेक भागों में बजाए जाते हैं। इन वाद्य यंत्रों को केवल पीटा या आघात किया जाता है। तो इन सबसे ध्वनि उत्पन्न होती है जो कर्णप्रिय होती है, मतलब सुनने पर सुखद एहसास होता है। यहाँ देख रहे हैं ये घटम है, घड़े जैसी संरचना आप देख रहे हैं, इसी को घटम बोलते हैं।
इसके ऊपर प्रहार करने पर एक अच्छी ध्वनि निकलती है। यहाँ पर एक क्रियाकलाप दिखाया गया है कि 5-6 ग्लास लेते हैं, उनमें जल भरते हैं। और जल किस प्रकार भरना है कि पहले ग्लास में थोड़ा सा जल लेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा दूसरे ग्लास में, उससे थोड़ा सा ज़्यादा तीसरे ग्लास में, उससे और थोड़ा सा ज़्यादा चौथे ग्लास में। तो ऐसे ऐसे जितना ग्लास लेंगे आप, थोड़ा जल उसमें बढ़ाते जाएंगे। धातु का ग्लास लेना है। उसके बाद तो धातु का ग्लास लेंगे। उसके बाद एक एक करके आप छड़ से इस पर क्या करेंगे, हम एक क्या लेंगे, छड़ लेंगे, उससे टक्कर मारेंगे ग्लास के ऊपर। फिर एक एक करके ऐसे टक्कर मारते जाएंगे तो आप देखेंगे सभी ग्लासों से अलग अलग ध्वनि उत्पन्न होती है। तो एक टाइप का ये वाद्य यंत्र टाइप का आपको ध्वनि सुनाई देगा, जिस तरह वाद्य यंत्रों में सुनाई देता है। अगर आप सभी ग्लासों में थोड़ा थोड़ा जल बढ़ाते हुए रखेंगे तो अलग अलग ध्वनि आपको सुनाई देगी, और एक एक करके बजाते जाएंगे तो बहुत ही जो ध्वनि होगी बहुत सुखद महसूस कराने वाली ध्वनि उत्पन्न होती है। तो क्या हम बोलते हैं तो हमारे शरीर का कोई भाग कंपित होता है? बिल्कुल। जहाँ से ध्वनि निकलती है वो भाग कंपित होता है, तभी जो है हमारी ध्वनि जो है बाहर निकल के कंपन होता है, जहाँ से ध्वनि उत्पन्न होती है। कुछ समय तक जोर से बोलिए या गाना गाइए अथवा भौरों की तरह गुंजन कहिए। मानवों में क्या होता है, ध्वनि वाक यंत्र या कंठ होता है, जिसको लैरिंग्स बोलते हैं, उसी के द्वारा उत्पन्न होता है मानव में ध्वनि। अपनी उंगलियों को कंठ पर रखिए और एक कठोर उभार को खोजिए जो निगलते समय चलता हुआ प्रतीत होता है। तो ये जो कंठ होता है, जिसको वाक यंत्र या लैरिंग्स बोलते हैं, जब भी आप बोलते हैं तो आप उसको टच करके देखिए तो वहाँ पर कंपन महसूस होता है, और जब आप निगलते हैं तो वो चलता हुआ प्रतीत होता है। जब कोई चीज़ आप खाना खाते हैं या निगलते हैं तो वो जो कंठ होता है ऊपर नीचे होता है, चलता हुआ प्रतीत होता है। और आप जब हाथ वहाँ पर रखते हैं तो कंपन भी महसूस होता है। तो वहीं से हमारी जो है ध्वनि उत्पन्न होती है। शरीर का यह भाग वाक यंत्र कहलाता है। यह श्वास नली के ऊपरी सिरे पर होता है। कहाँ होता है? श्वास नली के ऊपरी सिरे पर होता है। वाक यंत्र या कंठ के आर पार दो वाक तंतु इस प्रकार तानित होते हैं कि उनके बीच में वायु के निकलने के लिए एक संकीर्ण झिर्री बनी होती है। देख रहे हैं यहाँ पर ये संकीर्ण क्षेत्र है। जब आप बोलते हैं जो दो वायु होती है वो इसी से पास होकर निकलती है। यहाँ पर देख रहे हैं इन्हीं दोनों के बीच वायु होकर निकलती है। और वायु क्या होता है? माध्यम होता है। ध्वनि को एक जगह से दूसरे जगह भेजने में कौन मदद करता है? वायु। ये माध्यम होता है ध्वनि को पहुंचाने का। जब फेफड़े वायु को बलपूर्वक झिर्री से बाहर निकालते हैं तो वाक तंतु कंपित होते हैं, जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। तो फेफड़े से क्या होती है? वायु निकलती है और उस कंठ से होते हुए जाती है और कंपित होती है, और कंपन होने के बाद वो ध्वनि उत्पन्न होती है। वाक तंतुओं से जुड़ी मांसपेशियां तंतुओं को तना हुआ या ढीला कर सकती हैं। तो जो मांसपेशियां जुड़ी होती हैं तंतुओं से, वो क्या करती हैं? तंतु को तना या ढीला कर सकती हैं। जब वाक तंतु तने हुए और पतले होते हैं तब वाक ध्वनि का प्रकार या उसकी गुणता उस वाक ध्वनि से भिन्न होती है जब वाक तंतु ढीले और मोटे होते हैं। तो वाक तंतु जब ढीले और मोटे होते हैं उसकी ध्वनि कुछ अलग होती है, और वाक तंतु जब तन्यता होती है उसमें और वो पतले होते हैं तो उससे जो ध्वनि निकलती है वो भिन्न प्रकार की ध्वनि होते हैं।
तो ये दोनों अलग अलग स्थितियां हैं। जिस प्रकार वाक तंतु होगा उसी प्रकार की ध्वनि निकलेगी। यहाँ पर लिया गया है कि दो साइज की आप रबड़ की पट्टियाँ लीजिए, या आप कागज़ की दो पट्टियाँ ले सकते हैं, ऐसे आयताकार लंबा, जैसे यहाँ फिगर में दिखाया गया है। फिर उसको एक साथ दोनों देखेंगे कि एक ध्वनि उत्पन्न होती है जब आप फूंक मारते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है, ये लड़का एक बनाया है एक कागज का, तो वो क्या करता है, इसके बीच में फूंक मारता है। जैसे देख रहे हैं, मुंह देख रहे हैं इसका, इसके बीच में जब फूंक मारता है तो सीटी जैसी आवाज निकलती है। तो यही क्रियाकलाप जो है दिखाया गया है। तो यही वाक तंत्र जो होते हैं हमारे अंदर, तो उससे जो वायु निकलती है उसमें कंपन होता है, और वही वायु जो है इनके बीच से गुजरती है, तो उसमें उसी प्रकार की जो है ध्वनि उत्पन्न होती है। क्योंकि हमारे जो वाक तंत्र हैं उनके बीच भी दो इसी प्रकार की पट्टियां होती हैं, और उनके बीच में वायु, उन्हीं के बीच से वायु होकर गुजरती है और कंपित होती है। ये नोट कर लीजिए कि पुरुषों के वाक तंतुओं की लंबाई लगभग 20 मिलीमीटर होती है, महिलाओं में इसकी लंबाई लगभग 15 मिलीमीटर होती है। बच्चों के वाक तंतु बहुत छोटे होते हैं, यही कारण है पुरुषों, महिलाओं तथा बच्चों की वाक ध्वनियाँ भिन्न भिन्न होती हैं। जब बोलते हैं पुरुष, महिलाएं और बच्चे बोलते हैं तो उनकी ध्वनियाँ जो होती हैं वो भिन्न भिन्न होती हैं, उनकी प्रबलता भिन्न भिन्न होती है। ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। जब आप कुछ दूरी तक खड़ी अपनी सहेली को पुकारते हैं तो आपकी सहेली आपकी आवाज़ को सुन पाती है, तो उतनी दूर होने के बावजूद वो आपकी आवाज़ को कैसे पहचान जाती है? तो इसका कारण क्या है कि वायुमंडल में क्या है, वायु होते हैं। तो यही वायु क्या करते हैं, ध्वनि को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने में हमारी मदद करते हैं। तो माध्यम होना चाहिए, ध्वनि को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने के लिए एक माध्यम होना चाहिए, और वो माध्यम का होता है, वायु होता है। जैसे यहाँ पर एक क्रियाकलाप दिखाया गया है कि आप एक ग्लास लीजिए, उस ग्लास में आप सेल फोन रख दीजिए और अपने मित्र से कहिए कि इस पे फ़ोन करें। जब आपका मित्र आपके सेल फोन पर कॉल करता है तब वो बजने लगता है, और यदि तो आप क्या देखते हैं कि कंपन होता है अंदर। जब ये ध्वनि उत्पन्न होती है तो जब आप बाहर की तरफ से आप हाथ से इसको पकड़ेंगे तब आपको महसूस होगा कि इसमें कंपन हो रहा है। और यदि इस ग्लास में जो कंपन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है कि ग्लास में जो है वायु उपस्थित है। अगर इस ग्लास को पूरी तरह वायु हटा दिया जाए इस ग्लास से, उसके बाद सेल फोन को रख के कॉल किया जाए तो आपको ध्वनि सुनाई नहीं देगी। जो सेल फोन बजेगा उसकी ध्वनि आपको नहीं सुनाई देगी यदि ग्लास में जो है बिल्कुल वायु ना हो, पूरी तरह निर्वात हो ग्लास, तो आपको कोई भी ध्वनि उस ग्लास से सुनाई। तो इससे पता चलता है कि ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, वो माध्यम कौन सा होता है, वायु होता है। क्या यह संभव है कि गिलास की वायु की मात्रा कम होने और घंटे की प्रबलता कम होने में कोई संबंध है? बिल्कुल। जैसे जैसे वायु की मात्रा आप कम करते जाएंगे ग्लास से, आपको ध्वनि की प्रबलता कम होती जाएगी। और एक समय अगर आप ऐसा कर ले रहे हैं कि ग्लास से वायु को पूरी तरह हटा दे रहे हैं, पूरी तरह निर्वात हो जाता है ग्लास, तब आप ध्वनि को सुनेंगे तो नहीं सुन पाएंगे। वास्तव में यदि आप गिलास से सारी वायु बाहर खींच पाते तो ध्वनि पूरी तरह सुनाई देना बंद हो जाती। अभी हमने यही कहा ना। इसका कारण यह है कि ध्वनि को संचरण
के लिए एक माध्यम चाहिए, एक जगह से दूसरे जगह ध्वनि को पहुंचाने के लिए माध्यम चाहिए। अगर वो माध्यम रहेगा ही नहीं तो ध्वनि नहीं पहुंचेगा। जब किसी बर्तन में से वायु पूरी तरह निकाल दी जाती है तो कहा जाता है कि बर्तन निर्वात है। तो निर्वात मतलब होता है जहां पर बिल्कुल वायु ना हो, वो उसको हम बोलते हैं निर्वात। ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं हो सकती। तो ध्यान देने वाली बात है कि ध्वनि जो है निर्वात में संचरित नहीं हो सकती। तो क्या ध्वनि द्रवों में भी संचरित होती है? बिल्कुल। तो आप ध्यान दीजिए, ध्वनि जो है गैस, द्रव और ठोस तीनों में संचरित होती है। जैसे आप एक टब में या बाल्टी में आप पानी भर लीजिए, उसके बाद एक घंटी ले आइए। उस घंटी को जल के अंदर इस प्रकार रखना है, तो इसका जो बाल्टी का तली है उसको टच कराना है, और ना इसका जो दीवार है बाल्टी की जो दीवार होती है उसको भी टच नहीं कराना है। बिल्कुल बीच में घंटी को रख के आपको बजाना है। और उसके बाद आप अपने कान को, जो पानी की सतह है ऊपरी सतह, उससे थोड़ा ऊपर करके अपने कान को देखना है, सुनना है कि घंटी की आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही। तो आपको घंटी की आवाज़ सुनाई देगी। तो इसी के माध्यम से जो है, जो कई सारी मछलियाँ होती हैं वो एक दूसरे के संकेतों को समझती हैं, एक कुछ थोड़े बहुत ध्वनि उत्पन्न करते हैं, और वह ध्वनि जो है जल के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है, और मछलियां एक दूसरे को इसी प्रकार समझ जाती हैं संकेतों को। तो ध्वनि जो होती है जल में संचित होती है। तो व्हेल तथा डॉल्फिन जल के अंदर इसी प्रकार संदेशों का आदान प्रदान पाते होंगे। तो बिल्कुल सही है। इसी वजह से जो व्हेल डॉल्फिन होते हैं अपने संदेशों को आदान प्रदान इसी प्रकार करते हैं। तो आइए ज्ञात करते हैं कि क्या ध्वनि ठोसों में भी गमन करती है। तो बिल्कुल, आप एक लंबी स्केल लीजिए, या धातु की एक छड़ ले सकते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन धातु का होना चाहिए। अगर आप एक सिरे को अपने कान के पास लगाते हैं और दूसरे सिरे पर उंगली से खरोच करते हैं, तो वो खरोच से जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो उसके कानों तक पहुंच जाती है। तो इससे क्या पता चलता है? ध्वनि जो है ठोस में भी चलती है। तो इस ठोस में जब आप एक सिरे पर खरोचते हैं तो उसकी ध्वनि जो है इसी माध्यम से धीरे धीरे उसके कान की तरफ पहुंच जाती है। तो इससे क्या पता चलता है कि जो ध्वनि है वो ठोस में भी संचरित होती है। इसी तरह अगर आप मेज पर एक तरफ अपना कान लगाइए और दूसरे तरफ अगर आप हाथ से जो है खरोच मारते हैं, तो उस खरोच की ध्वनि जो है अपने आपको कानों का सुनाई देंगे। अगर आप किसी दूसरे से कहिए कि आप खरोच करिए और आप दूसरे तरफ कान लगा दीजिए मेज पर, तो आपको वो खरोच की ध्वनि जो है आपको सुनाई देती है। तो ध्वनि ठोस संचरण कर सकती है। हमने देखा कि ध्वनि लकड़ी या धातु में चल सकती है। हमने क्या देखा कि ध्वनि लकड़ी से धातु में चल सकती है। वास्तव में ध्वनि किसी भी ठोस में संचरण कर सकती है। आप एक मनोरंजक क्रियाकलाप द्वारा यह दर्शा सकते हैं कि ध्वनि डोरियों में भी चल सकती है। तो डोरी क्या है? ठोस है, तो उससे भी ध्वनि जो है चल सकती है। आपने बनाए हुए खिलौना टेलीफोन को याद कीजिए। तो इसी प्रकार हम लोगों ने बचपन में टेलीफोन बनाया था। एक तरफ जो है आप कप ले लीजिए, जो प्लास्टिक की कप आती है, उसके तली में एक छेद करके उसको रस्सी बांध दीजिए
डोरा जो एकदम पतला होता है, डोरा डोरी होती है पतली, उसको उस पर बांध दीजिए। तो 2 कप लेंगे, दोनों के तली में ये डोरियां बांध देंगे। उसके बाद आप 1 कप को लेकर उसमें बोलिए और दूसरे कप को किसी दूसरे व्यक्ति को देकर उससे कहिए कि कान में लगा लें। तो जब आप उसमें कुछ बोलते हैं तो दूसरी तरफ उसको सुनाई देती है। अब तक हमने सीखा कि कंपायमान वस्तु ध्वनि उत्पन्न कर सकती है तथा यह किसी माध्यम में सभी दिशाओं में संचरित हो सकती है। यह माध्यम गैस, द्रव और ठोस कोई भी हो सकता है। इस ध्वनि को हम कैसे सुनते हैं? इस ध्वनि को अपने कानों द्वारा सुनते हैं। कान के बाहरी भाग की आकृति कैसी होती है? कीप, फनल जैसी होती है। जब ध्वनि इसमें प्रवेश करती है तो यह एक नलिका से गुजरती है जिसके सिरे पर एक पतली तानित झिरी होती है। इसे हम क्या कहते हैं? कर्णपटह, ईयर ड्रम कहते हैं, जिसको कान का लोग पर्दा भी कहते हैं। इसी को कर्णपटह, ईयर ड्रम कहते हैं। यह एक महत्वपूर्ण कार्य करता है। यह जानने के लिए कर्णपटह कैसे कार्य करता है, आइए देखते हैं। देखिए इस फिगर में देखिए, कर्णपटह एक तानित रबड़ की शीट के समान होता है। कर्णपटह एक तानित रबड़ की शीट के समान होता है। ध्वनि के कंपन कर्णपटह को कंपित करते हैं। कर्णपटह कंपनों को आंतरकर्ण, इनर ईयर तक भेज देता है। तो जो कर्णपटह पर कंपन होता है वो कंपन कहाँ भेजता है? इनर ईयर, अंदर के कर्ण को भेजता है और वहां से संकेतों को मस्तिष्क तक भेज दिया जाता है। तो पहले कर्णपटह पर कंपित होता है तो उस कंपनों को कहाँ भेजा जाता है? आंतरिक कान में, कर्ण में, इनर ईयर में भेज दिया जाता है। फिर वहां से संकेतों को कंपनों के माध्यम से मस्तिष्क तक भेज दिया जाता है। तो इस प्रकार हम ध्वनि को सुनते हैं। तो देखिए किस प्रकार क्रिया करता है ये है इसका क्रियाकलाप। पहले क्या होता है, आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं यही है रबड़ की झिल्ली जो होती है, उसी प्रकार होता है। जब यहाँ से आपको कोई ध्वनि सुनाई देती है तो यहाँ से आती है, इस पर टकराती है, इस पर कंपन होता है। कंपन होने के बाद फिर ये आंतरिक कर्ण में जाता है, ये कंपन, और ये कंपन के संकेत जो है मस्तिष्क को भेज दिया जाता है, तब जाकर हम सुन पाते हैं। हमें कभी भी अपने कानों में कोई तीखी, नुकीली या कठोर वस्तु नहीं डालनी चाहिए। यह कर्णपटह को क्षति पहुंचा सकती है जिससे सुनने की शक्ति है कम हो सकती है। तो कोई भी छेड़खानी नहीं करनी चाहिए अपने कानों में, नहीं तो कर्णपटह को क्षति पहुंच सकती है और हमारी सुनने की जो शक्ति है वो कम हो सकती है। कंपन का आयाम, आवर्तकाल तथा आवृत्ति एंड फ्रीक्वेंसी जो है क्या होता है ये सब जानेंगे। हम जानते हैं किसी वस्तु का बार बार इधर उधर गति करना कंपन कहलाता है। इस गति को क्या कहते हैं? दोलन गति भी कहते हैं। आप पिछली कक्षाओं में दोलन गति और इसके आवर्तकाल के बारे में आप पढ़ चुके हैं। तो आवृत्ति क्या होता है? प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को दोलन की आवृत्ति कहते हैं। तो जो वस्तु दोलन करती है वो 1 सेकंड में कितने दोलन करती है, उसी संख्या को हम क्या कहते हैं? दोलन की आवृत्ति कहते हैं। तो प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को दोलन की आवृत्ति कहते हैं। ये परिभाषा आपको पता होना चाहिए। आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। किसमें? हर्ट्ज। इसका संकेत
एच और जेड से लिखा जाता है। एक हर्ट्ज आवृत्ति 1 दोलन प्रति सेकंड के बराबर होती है। ठीक, यदि कोई वस्तु 1 सेकंड में 20 दोलन पूरा करती है तो इसकी आवृत्ति क्या होगी? तो 20 हर्ट्ज हो जाएगी। अगर कोई वस्तु 1 सेकंड में 20 दोलन पूरे करते हैं तो उसकी आवृत्ति क्या होगी? 20 हर्ट्ज। ध्वनि उत्पन्न करने वाली वस्तु को देखे बगैर भी ध्वनि उत्पन्न करने वाली वस्तु को देखे बगैर भी आप अनेक सुपरिचित ध्वनियों को पहचान सकते हैं। यह कैसे संभव हो पाता है? इसके लिए यह आवश्यक है कि ये ध्वनियाँ भिन्न प्रकार की हों। क्या आपने कभी सोचा है कि कौन से कारक इन्हें भिन्न बनाते हैं? आयाम और आवृत्ति। आयाम और आवृत्ति किसी ध्वनि के तो महत्वपूर्ण गुण हैं। इसी आयाम और आवृत्ति गुण की वजह से ध्वनियों में भिन्नता पाई जाती है कि कुछ ध्वनि में प्रबलता होती है और कुछ में मंदता होती है। तो इन्हीं वजह से होती है, आयाम और आवृत्ति की वजह से। तो देखते हैं कैसे क्या होता है। अगर आयाम ज़्यादा होगा तो प्रबलता ज़्यादा होगी, आयाम कम होगा तो प्रबलता कम होगी। अगला पॉइंट है हमारा प्रबलता तथा तारत्व। अब प्रबलता क्या होता है, तारत्व क्या होता है? कि गेंद, थर्माकोल की गेंद कंपायमान गिलास को स्पर्श करते हुए, जब किसी गिलास को आप कंपित करते हैं और उसके किनारों पर जो है जो थर्माकोल की गेंद होती है उसको टकराते हैं तो क्या होता है? वही कंपन क्या करता है? उसको दूर फेंकता है। मतलब उससे टकराने के बाद गेंद थोड़ी दूर पर विस्थापित हो जाती है। तो वही जो होता है आयाम होता है। कंपन की वजह से जो विस्थापन होता है उस गेंद में, उसी को हम आयाम बोलते हैं। क्या बोलते? मान लीजिए कि ये कंपन करने की अवस्था में है। जब ये गेंद इससे टकराता है तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ पर ये गेंद आ जाती है, तो ये इसका आयाम होगा। यहाँ से यहाँ तक इसकी जो दूरी हो गई वो आयाम कहलाएगा। ध्वनि की प्रबलता उसके आयाम पर निर्भर करती है। जब किसी कंपित वस्तु का आयाम अधिक होता है तो इसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि प्रबल होती है। तो अभी हमने बताया कि आयाम अगर अधिक होगा तो प्रबलता भी ध्वनि की अधिक होगी। जब आयाम कम होता है तो उत्पन्न ध्वनि मंद होती है। अब जब गिलास को धीमे से आघात करेंगे तो कम आयाम होगा, ध्वनि कम उत्पन्न होगी। और अगर अधिक बल से आघात करेंगे ग्लास पर तो कंपन ज़्यादा होगा। ठीक है, और कंपन ज़्यादा होगा तो आयाम ज़्यादा होगा। आयाम ज़्यादा होगा तो उसकी प्रबलता अधिक होगी, ध्वनि की प्रबलता अधिक होगी। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ध्वनि की प्रबलता ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपनों के आयाम के वर्ग के समानुपाती है। मतलब मान लीजिए प्रबलता P है तो P प्रोपोर्शनल किसके होगा? आयाम मान लीजिए A है, A स्क्वायर होगा। तो जो प्रबलता होगा वो आयाम के वर्ग के समानुपातिक होता। तो उदाहरण के लिए यदि आयाम 2 गुना होगा, अगर आयाम जो प्रबलता होता है किसके प्रोपोर्शनल होगा? आयाम के स्क्वायर के। तो यदि ये जो आयाम होता है वो 2 गुना कर दें, ए की वैल्यू अगर दुगनी कर देते हैं तो क्या हो जाता है? अगर ए की जगह हम 2a कर देंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या होगा? 4a स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या आपने देखा कि जो
प्रबलता है वो 4 गुना हो जा रही है, 4 गुना बढ़ जा रही है। पहले तो ए था, जब ये जो आयाम को 2 गुना कर दिया, यहाँ पर 2 गुना कर दिया तो उसका स्क्वायर किया तो क्या आया 4a²। तो आपने देखा पहले a² था, अब 4a² हो गया। और ये किसके है, समानुपाती p के, मतलब प्रबलता के। तो अब प्रबलता 4 गुना हो गया। ठीक है, तो यही यहाँ पर बताया गया है कि यदि आयाम 2 गुना हो जाए तो प्रबलता 4 के गुणक में बढ़ जाती है। इसको आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ये सीधे सीधे पूछा जा सकता है एग्जाम में। प्रबलता को किससे मापते हैं, इसका मात्रक क्या होता है, डेसिबल होता है। इसको डीबी से निरूपित करते हैं, डेसिबल इसका मात्रक होता है। ध्वनि की प्रबलता का मात्रक क्या होता है, डेसिबल। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कुछ सारणी यहाँ पर दिए गए हैं, उसकी प्रबलता दी गई है। सांस लेते हैं, सामान्य सांस, तो उसकी प्रबलता क्या होती है ध्वनि की, वो होती है 10 डेसिबल होती है। कितनी होती है सामान्य सांस की प्रबलता, 10 डेसिबल। मंद फुसफुसाहट, अगर हम फुसफुसाहट के साथ बात करते हैं तो उसकी ध्वनि की प्रबलता क्या होती है, 30 डेसिबल होती है। कितनी, 30 डेसिबल। सांस की 10 डेसिबल, मंद फुसफुसाहट की 30 डेसिबल, और जो हम सामान्य बातचीत वार्तालाप करते हैं, डिस्कस करते हैं, उसकी ध्वनि की प्रबलता होती है 60 डेसिबल। क्या होती है, 60 डेसिबल। अगर व्यस्त यातायात है तो उसकी होती है 70 डेसिबल। अगर कोई फैक्ट्री है, वहाँ पर कोई कार्य हो रहा है, वहाँ पर जो मशीनें हैं जो आवाज़ें करती हैं, उसकी लगभग मानी जाती है 80 डेसिबल। उससे जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसकी प्रबलता कितनी मानी जाती है, 80 डेसिबल मानी जाती है। तो ये साड़ी है, इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये सब पूछे जाते हैं, ज़्यादातर ये पूछा गया सामान्य बातचीत या वार्तालाप में जो ध्वनि उत्पन्न होता है वो कितने डेसिबल का होता है, वो 60 डेसिबल का होता है। और अगर हमारा जो शरीर है वो 80 डेसिबल से अधिक प्रबल ध्वनि को सहन करने लायक नहीं होता है। इससे क्या होता है, सुनने की शक्ति धीरे धीरे क्षीण हो जाती है। अगर हम डेली जो है 80 डेसिबल से अधिक की ध्वनि को हम सुनते हैं तो 80 डेसिबल से अधिक प्रबल शोर शरीर के लिए कष्टदायक होता है। ध्वनि की प्रबलता उसके आयाम पर निर्भर करती है। जब किसी कंपित वस्तु का आयाम अधिक होता है तो उसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि प्रबल होती है। जब आयाम छोटा होता है तो उत्पन्न ध्वनि क्या होती है, मंद होती है। तो ये भी नोट कर लीजिए, आयाम जो होता है इनवर्सली सॉरी आयाम जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रबलता के, और कैसा होता है, a²। प्रबलता प्रोपोर्शनल a² होता है। अभी आपने ऊपर देखा कि अगर आप आयाम को 2 गुना कर देते हैं तो प्रबलता 4 गुना हो जाती है, ध्वनि की प्रबलता 4 गुना हो जाती है। किसी बच्चे की ध्वनि की तुलना एक वयस्क से कीजिए, रूप से प्रबल हो फिर भी उनमें कुछ भिन्न है। आवृत्ति ध्वनि की तीक्ष्णता या तारत्व को निर्धारित करती है। आवृत्ति क्या निर्धारित करती है, ध्वनि की तीक्ष्णता या तारत्व को निर्धारित करती है। यदि कंपन की आवृत्ति अधिक है तो हम कहते हैं कि ध्वनि कैसी है, तीखी है, तीक्ष्ण है। अगर आवृत्ति अधिक तो ध्वनि तीखी होगी। यदि कंपन की आवृत्ति कम तो हम कहते हैं कि ध्वनि का जो तारत्व है वो कम है। जैसे जो स्त्रियां होती हैं वो जब कुछ बोलती हैं तो उनका जो तारत्व होता है वो अधिक होता है, क्योंकि आवृत्ति उनमें अधिक होती है, उनकी ध्वनि में जो आवृत्ति होती है वो अधिक होती है। इसी वजह से तारत्व अधिक होता है और आवाज़ थोड़ी पतली आती है। लेकिन पुरुषों में ऐसा नहीं होता है, उनकी आवृत्ति जो होती है कम होती है, इसलिए ध्वनि जो होती है उसका तारत्व जो होता है कम होता है, थोड़ा मोटा आवाज़ आता है इसी वजह से। जैसे ड्रम है, यहाँ पर दिखाया गया है, आप ड्रम को बजाते हैं तो इसकी जो आवृत्ति होती है बहुत कम होती है आवृत्ति, इसी वजह से इससे पतली आवाज़ नहीं आती, इसका बहुत कम होता है। इसी वजह से
निकालती है। उदाहरण के लिए यहाँ पर दिया गया है, ढोल जो होता है मंद आवृत्ति से कंपित होता है, इसलिए यह कम तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करता है, अभी हमने बताया ऊपर। और दूसरी ओर सीटी की आवृत्ति अधिक होती है, जो सीटी होती है वो पतली आवाज़ में ध्वनि उत्पन्न करती है, क्योंकि इसकी आवृत्ति अधिक होती है और इसीलिए इसका अधिक तारत्व भी होता है, अधिक तारत्व का ध्वनि उत्पन्न करता है क्योंकि आवृत्ति अधिक होती है। तो पक्षी उच्च तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करता है, जबकि शेर की दहाड़ का तारत्व मंद होता है। शेर की दहाड़ क्या होता है, उसका तारत्व मंद होता है और पक्षी उच्च तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करते हैं। तथापि फिर भी शेर की जो दहाड़ होती है अत्यधिक प्रबल होती है, जबकि पक्षी की ध्वनि जो होती है कैसी होती है, दुर्बल होती है। तारत्व तो उच्च होता है लेकिन ध्वनि की जो प्रबलता होती है वो दुर्बल होता है। लेकिन शेर की जो दहाड़ होती है तारत्व तो मंद होता है लेकिन प्रबलता ज़्यादा होती है शेर के दहाड़ में। आप प्रतिदिन बच्चों और वयस्कों की आवाज़ें सुनते हैं, क्या आप उनकी आवाज़ों में कोई अंतर पाते हैं? क्या आप कह सकते हैं कि बच्चों की आवाज़ों की आवृत्ति वयस्क की आवाज़ों की आवृत्ति से अधिक है? सामान्यतः एक महिला की आवाज़, तो ये सामान्यतः आप कह सकते हैं कि एक महिला की आवाज़ किसी पुरुष की अपेक्षा अधिक आवृत्ति की और अधिक तीखी होती है। अधिक तीखी का मतलब पतला होता है, पत्ता निकलता है, तीक्ष्ण निकलता है आवाज़। श्रव्य तथा अश्रव्य ध्वनियाँ, श्रव्य मतलब सुनने योग्य और अश्रव्य ध्वनियाँ जो हम नहीं सुन सकते हैं। हम जानते हैं कि ध्वनि उत्पन्न करने के लिए हमें एक कंपायमान वस्तु की आवश्यकता होती है। क्या हम सभी कंपायमान वस्तुओं की ध्वनियाँ सुन सकते हैं? नहीं, सभी कंपायमान वस्तुओं की ध्वनियाँ हम नहीं सुन सकते हैं। एक लिमिट होता है, एक रेंज होता है, उसी रेंज में हम ध्वनि को सुन सकते हैं। तथ्य यह है कि लगभग 20 कंपन प्रति सेकेंड, इसी को कहते हैं 20 हर्ट्ज से कम ध्वनि की कम आवृत्ति की ध्वनियाँ मानव कान सुन नहीं सकती। अगर 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि है तो कान हमारा नहीं सुन सकता। नोट कर लीजिए, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो हम कह सकते हैं कि 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनियाँ मानव कान द्वारा संसूचित नहीं की जा सकती। ऐसी ध्वनियों को क्या कहते हैं? अश्रव्य ध्वनियाँ कहते हैं। मनुष्य 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि को नहीं सुन पाती, ऐसी ध्वनि को अश्रव्य कहते हैं। उधर लगभग 20,000 कंपन प्रति सेकंड, जिसको 20 किलो हर्ट्ज से अधिक आवृत्तियों की ध्वनियाँ भी मानव कान द्वारा संसूचित नहीं की जा सकती है। तो आपने देखा एक लिमिट है कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज या 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति को ही मनुष्य सुन सकता है। तो अतः मानव कानों के लिए श्रव्य की आवृत्ति का परास रेंज लगभग क्या होता है, इसको नोट कर लीजिए, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक है। इसी रेंज में वो आवाज़ों को सुन सकता है, इसी आवृत्ति के ध्वनि को सुन सकता है। इससे ना कम सुनेगा ना इससे ज़्यादा सुनेगा। इसका अर्थ यह है कि हम केवल 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाली ध्वनियों को ही सुन सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको सब नोट कर लीजिए। शोर तथा संगीत। अब शोर क्या होता है? आपके अड़ोस पड़ोस में निर्माण कार्य चल रहा है, क्या निर्माण स्थल से आने वाली ध्वनियाँ सुखद प्रतीत होती हैं? क्या आपको बसों ट्रकों की ध्वनियाँ अच्छी लगती हैं? इस प्रकार अप्रिय जो ध्वनियाँ होती हैं, जो हमारे कानों को प्रिय नहीं लगती हैं, वही क्या होता है? शोर। उसी को शोरगुल कहते हैं या शोर कहते हैं। जो हमारे कानों को प्रिय नहीं लगता वो शोर हो गया। कक्षा में यदि सभी विद्यार्थी वाली ध्वनि क्या कहेंगे? दूसरी ओर आप आनंद लेते हैं, अब वाद्य यंत्र की ध्वनि तो क्या है? सुस्वर ध्वनि है। सुस्वर ध्वनि वह है जो कानों को सुखद लगती है। तो हमारे कानों को जो सुखद लगती है वो ध्वनि क्या होती है? सुस्वर ध्वनि कहलाती है। हारमोनियम द्वारा उत्पन्न ध्वनि सुस्वर ध्वनि कहलाती है। सितार के तार द्वारा उत्पन्न ध्वनि भी सुस्वर ध्वनि होती है। तो इस प्रकार जितने भी वाद्य यंत्र हैं लगभग वो सभी सुस्वर ध्वनि उत्पन्न करते हैं।
ध्वनि प्रदूषण। अब ध्वनि प्रदूषण पे आते हैं। आप वायु प्रदूषण के बारे में पहले ही जानते हैं। वायु में अवांछित गैसों और कणों की उपस्थिति के कारण क्या होता था? वायु प्रदूषण होता था। इसी प्रकार वातावरण में अगर अत्यधिक अवांछनीय ध्वनियों आ जाएं, मतलब अवांछनीय ध्वनि उत्पन्न हो वातावरण में, तो वही हमारा क्या होगा? ध्वनि प्रदूषण होगा। बिना मतलब का शोरगुल हो वातावरण में तो वो ध्वनि प्रदूषण का कारण है। क्या आप जानते हैं ध्वनि प्रदूषण के कुछ स्रोतों की सूची बना सकते हैं? बिल्कुल। ध्वनि प्रदूषण के मुख्य कारण है क्या है? वाहनों की ध्वनियाँ, विस्फोट जैसे पटाखों को जलाना, तो उससे भी ध्वनि उत्पन्न होती है। मशीनें, लाउड स्पीकर, इन सब से जो आवाज़ें होती हैं वो ध्वनि उत्पन्न करती हैं और उससे ध्वनि प्रदूषण होता है। घर में कौन से स्रोत हैं जो ध्वनि उत्पन्न करते हैं? वह है ऊंची आवाज़ में चलाए गए टेलीविज़न, ट्रांजिस्टर, रेडियो, रसोई घर के कुछ उपकरण हैं जैसे जो मिक्सर होता है और कूलर होता है। कूलर होता है, वातानुकूलक होते हैं, सभी ध्वनि प्रदूषण के ये सभी उत्तरदायी होते हैं। ध्वनि प्रदूषण की क्या हानियां हैं? तो सभी जानते हैं क्या होता है इससे? अनिद्रा, अति तनाव, रक्तचाप उच्च हो जाता है, चिंता और अन्य बहुत सी स्वास्थ्य समस्याएं ध्वनि प्रदूषण से उत्पन्न हो जाती हैं। तो लगातार प्रबल ध्वनि के प्रभाव में रहने वाले व्यक्ति में क्या होता है? सुनने की क्षमता अस्थायी या अस्थायी रूप से कम हो जाती है। तो इसलिए हमें ध्वनि प्रदूषण से बचना चाहिए। ध्वनि प्रदूषण को सीमित रखने के उपाय। आप ध्वनि को नियंत्रित करने के लिए हमें ध्वनियों के स्रोतों पर नियंत्रण करना चाहिए। अब यह आपका कार्य है कि कैसे करना है। इसके लिए वायुयानों के इंजनों, यातायात के वाहनों, औद्योगिक मशीनों, घरेलू उपकरणों में रवसामक युक्तियाँ, साइलेंसर जिसको कहते हैं, लगाना चाहिए। इससे ध्वनि कम उत्पन्न होता है। ये ध्वनि के क्या होते हैं? अवशोषक होते हैं। ध्वनि उत्पन्न करने वाले क्रियाकलापों को आवासीय क्षेत्रों से दूर संचालित करना चाहिए। ध्वनि उत्पन्न करने वाले उद्योगों को आवासीय क्षेत्रों से दूर स्थापित करना चाहिए। इसीलिए आप देखे होंगे जो औद्योगिक क्षेत्र होते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया होता है, वो जो मेन कस्बे होते हैं वहाँ से काफ़ी दूर लगाए जाते हैं। इंडस्ट्रियल एरिया में आप देखेंगे तो केवल आपको इंडस्ट्री ही दिखाई देगा, फैक्ट्री ही दिखाई देगा, उसके आसपास बहुत कम घर आपको दिखाई देंगे। तो इन्हें ऐसे ही स्थानों पर ही स्थापित किया जाता है, आवासीय क्षेत्रों से दूर स्थापित किया जाता है। स्वचालित वाहनों के हॉर्न का उपयोग कम से कम करना चाहिए। टेलीविज़न, संगीत निकायों की ध्वनि प्रबलता कम रखनी चाहिए। ध्वनि प्रदूषण के हानिकारक प्रभाव को कम करने के लिए सड़कों, भवनों के आसपास पेड़ लगाना चाहिए। पेड़ क्या करते हैं? ध्वनि के अवशोषक होते हैं। ये ध्वनि को अवशोषित कर लेते हैं और ध्वनि प्रदूषण को कम करते हैं। इसी वजह से हमें आसपास, चाहे घर हो चाहे सड़क हो, उसके आसपास हमें पेड़ लगाने चाहिए। वो ध्वनि को क्या करती हैं? अवशोषित कर लेती हैं। श्रवण क्षति। पूर्णतः श्रवण क्षति जो कि विरले ही होती है, प्रायः जन्म से होती है। वैसे पूर्णतः श्रवण क्षति जो है जन्म के बाद नहीं होती है, जन्म के समय ही अगर होगा तो होगा। आंशिक आवश्यकता, डिसेबिलिटी, समानता किसी बीमारी, चोट या उम्र के कारण होती है। कठिन श्रवण शक्ति वाले बच्चों को विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। ऐसे बच्चे इंगित भाषा, संकेत भाषा को सीखकर प्रभावशाली ढंग से संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि वाक शक्ति श्रवण के परिणामस्वरूप विकसित होती है। तो जो हमारी जो वाक शक्ति होती है, बोलने की जो क्षमता होती है, अभिव्यक्त करने की जो क्षमता होती है, वो श्रवण पर ही, श्रवण शक्ति पर ही निर्भर करती है। अगर हमारी सुनने की क्षमता कम है तो हम अपनी बातों को व्यक्त नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी जो सुनने की क्षमता है वो बहुत कम है। तो इसलिए श्रवण आसक्तता से ग्रस्त बच्चे की वाक शक्ति भी दोषपूर्ण हो सकती है। अगर किसी को सही से सुनाई नहीं दे रहा है तो सुन के वो अपनी बातों को जो है सही तरीके से व्यक्त नहीं कर पाएगा, उसमें अक्षमता आ जाती है, अपनी बातों को व्यक्त करने में अक्षमता होती है अगर उसकी श्रवण शक्ति जो है कम होती है। औद्योगिक या प्रौद्योगिकीय युक्तियों ने श्रवण क्षतिग्रस्त व्यक्तियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार को संभव बना दिया है। श्रवण क्षतिग्रस्तों के रहन सहन के वातावरण में सुधार लाने के लिए समाज बहुत कुछ कर सकता है। आइए देखते हैं सारांश इस चैप्टर का। ध्वनि कंपन करती हुई
वस्तु द्वारा उत्पन्न होती है। ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? कंपन करती हुई वस्तु द्वारा। मानव वाक तंतुओं के कंपन द्वारा ध्वनि उत्पन्न करते हैं। ध्वनि किसी माध्यम, चाहे गैस हो, द्रव हो, ठोस में संचरित होती हैं। यह निर्वात में संचरित नहीं हो सकती। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। कर्णपटा, जिसको आप कान के पर्दे भी कहते हैं, तो कान के पर्दे पर को क्या कहते हैं? कर्णपटा। ध्वनि के कंपनों को अनुभव करते हैं। यह इन संकेतों को मस्तिष्क तक भेज देते हैं और इस प्रक्रिया को श्रवण कहते हैं। प्रति सेकंड होने वाले दोलनों या कंपनों की संख्या को क्या कहते हैं? दोलन की आवृत्ति करते हैं। इसको हम किससे व्यक्त करते हैं? इसके मात्रक को हर्ट्ज, आवृत्ति के मात्रक को हर्ट्ज में व्यक्त करते हैं। और कहाँ से कहाँ तक व्यक्ति सुन सकता है? 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक, यही रेंज। कंपन का आयाम जितना अधिक होता है, ध्वनि उतनी ही प्रबल होती है। कंपन की आवृत्ति अधिक होने पर तारत्व अधिक होता है और ध्वनि अधिक तीक्ष्ण होती है। अप्रिय ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं? शोर कहलाती हैं। अत्यधिक या अवांछित ध्वनियाँ ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करती हैं। ध्वनि प्रदूषण मानव के लिए स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। ध्वनि प्रदूषण को न्यूनतम करने के प्रयास करने चाहिए। सड़क के किनारे या अन्य स्थानों पर पेड़ लगाने से ध्वनि प्रदूषण को कम किया जा सकता है। तो ये थे हमारी पाठ के सारांश। तो आई होप आपको वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो का अगला नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।